सबसे ज्यादा फिटनेस फ्रीक कौन है? इसमें तो मैंने रणजी ट्रॉफी के मैच में विराट भैया को ही देखा था। तो विराट भैया के आने के बाद ना हमारा एक मॉरल वो बहुत ऊपर हो गया। आपको पता तो होगा सबको कि इतना क्राउड आने वाला है, लेकिन इतना क्राउड आने वाला है वो हम अपने आंखों में कभी बिलीव नहीं कर सकते। रणजी ट्रॉफी में भी इतनी भीड़ आ सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी ये दिल्ली से यहीं आसपास से आए हैं लोग, 4-4 बजे उठ के सुबह सिर्फ विराट कोहली भैया की बैटिंग देखने के लिए, उनको एक बार देखने के लिए, क्योंकि पीआर करने की जरूरत नहीं, वो प्यार था लोगों का। दिल्ली के लिए डोमेस्टिक खेलना उतना ही डिफिकल्ट है जितना इंडिया के लिए डेब्यू करना। बिल्कुल मैं मानता हूँ। पर दिल्ली मतलब पॉलिटिक्स, सिफारिश वाले काम मैंने सुना है चलते हैं कुछ। मैं डिसएग्री नहीं करूँगा इस चीज़ में। मेरे साथ भी होती थी कि भाई नहीं, इसकी जगह इसको खिला दो क्योंकि इसके पापा वो हैं। क्या हुआ था जब 13 साल के बाद विराट कोहली एक रणजी ट्रॉफी की मैच खेलने उतरे थे? उस ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था, ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने बात की है हर्ष त्यागी के साथ, जो कि दिल्ली की डोमेस्टिक टीम के लिए खेलते हैं। आखिर एक डोमेस्टिक प्लेयर क्या क्या कठिनाइयों के साथ गुजरता है, ये सब जानने के लिए ये पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। हर्ष भाई, वेलकम टू RBCJ स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच। आज ना हम लोग के पॉडकास्ट में पहली बार कोई दिल्ली टीम से आया है। दिल्ली डोमेस्टिक टीम की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा आज। पहली बात तो बताओ कि जब पता चला कि विराट कोहली इतना बड़ा नाम आ रहा है, हाँ जी, 2012 में आखिरी खेले थे, यस है ना, रणजी ट्रॉफी, Yes. और उसके बाद 12 साल ही मैं पकड़ूंगा, 12 साल के Yes. बाद वो फिर से डोमेस्टिक टीम के लिए खेलने आ रहे हैं। यस। जब पता चला तो क्या था दिमाग में, क्या आया पहली चीज? सो बेसिकली हम लोग को इंट्यूशन थी पहले कि यार आ सकते हैं भैया, क्योंकि उससे पहले ऋषभ भाई भी हमारे साथ मैच खेल चुके थे। तो ऋषभ भाई हमारे साथ मैच खेले सौराष्ट्र वाला, पर नेक्स्ट मैच में हमको ये था कि रेलवेज के अगेंस्ट मैच है, लास्ट मैच है रणजी ट्रॉफी का हमारा सीजन का, तो शायद विराट भी आ सकते हैं खेलने। तो कोचेज और मैनेजर ने हमको कंफर्मेशन दी कि आ रहे हैं भैया मैच खेलने। कितने दिन पहले? ये हमको उन्होंने बताया जब हम दिल्ली का मैच स्टार्ट होने वाला था उससे एक दिन पहले, मतलब प्रैक्टिस से एक दिन पहले। ओके। तो बेसिकली कभी भी रणजी ट्रॉफी का मैच होता है तो उससे 2 दिन पहले प्रैक्टिस होती है। तो हम लोग दिल्ली में थे तो उन्होंने आ गया। फिर हमने सोशल मीडिया चेक किया तो उसमें आपको पता ही है पूरे सोशल मीडिया में फैल चुका था कि विराट भैया इज कमिंग टू प्ले रणजी ट्रॉफी आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, तो हमारे घर वाले हमसे सुपर एक्साइटेड, और दिल्ली का क्राउड उससे डबल एक्साइटेड। तो फिर हम लोग ने ये सोचा कि भाई अब देखते हैं क्या क्या माहौल रहता है, कैसे क्या रहता है। हम लोग सारे एक्साइटेड थे, हम लोग जितने भी सारे बैचमेट्स थे अपने साथ साथ जो लास्ट मैच खेले थे, हम लोग भाई इस मैच में कुछ अलग मज़ा आने वाला है, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो हम लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस था तो कोच ने बोला कि आ रहे हैं भैया थोड़ी देर में। हमने कहा चलिए ठीक है। हम सब बैठे हुए थे तो उन्होंने एकदम से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला तो भैया ने पंजाबी में बोला, अरे तुम मेरा ही वेट कर रहे थे क्या सारे के सारे? और सारे ऐसे खड़े हो गए बिल्कुल जैसे कोई टीचर आया है, कोई प्रिंसिपल आया है, और सारे ऐसे गुड मॉर्निंग भैया ऐसे करके। फिर वो सबसे अच्छे से मिले, सबको कंफर्टेबल फील कराया उन्होंने, और एक अच्छी फीलिंग आई कि इतना बड़ा प्लेयर इतना हम्बल होके हमसे ऐसे बातें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ वार्म अप स्टार्ट किया, फुटबॉल खेला। फुटबॉल की इंटेंसिटी हमारी ऐसी थी कि मतलब हमने पूरे सीजन में इतनी इंटेंसिटी से फुटबॉल नहीं खेला जितने सारे लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। मतलब एक चीज़ थी कि जहाँ फुटबॉल एक बार एक जगह पे जा रही थी और सारे 10 लोग एक ही फुटबॉल के पीछे, तो विराट भाई जोक मारते रहे कि मुर्गी के पीछे दौड़ रहे होगा सारे के सारे। तो इतना मज़ा आ रहा था वो इंटेंसिटी को देखते हुए। वो इंटेंसिटी फिर हमने मैच में भी कैरी ऑन करी, प्रैक्टिस में भी कैरी ऑन करी। वो एटीट्यूड, वो चीज़ हमने कैरी ऑन करके हम लोग को इतना अच्छा फीलिंग हुआ कि ये हम हर मैच में क्यों नहीं करते, किसी के आने के बाद क्यों करते हैं। तो वो चीज़ सीखने को मिली। तो विराट भैया के आने के बाद ना हमारा एक मॉरल वो बहुत ऊपर हो गया। क्रिकेट की पहली मेमोरी क्या है आपकी? क्रिकेट की पहली मेमोरी मेरी ये है कि मैं जब बचपन में अपने भाई के साथ कॉस्को बॉल से खेलता था। ओके। तो वो एक एंटरटेनमेंट की तरह खेलता था मैं। क्या करते थे, बैटिंग बॉलिंग? तो बेसिकली हमारे बीच क्या होता था कि भैया को हमेशा बैटिंग पसंद थी और मेरे को बॉलिंग पसंद थी। बट क्या है, बड़ा भाई है, उसको बैटिंग करनी है, तो वो बैटिंग करते थे। अब मैं क्या पूरे दिन बॉलिंग करता रहता था, तो उस चक्कर में क्या हुआ, एक बॉलिंग मसल मेरी डेवलप हो गई। तो उससे क्या हुआ, मैं एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म बॉलर मैं डेवलप हो गया।
बट बीच बीच में आउट होने के बाद भैया दया खा के भी मुझे ना बैट दे देते थे कि चल तू भी कर ले एक बार, 10 बार आउट होने के बाद एक बार तू भी कर ले बैटिंग। तो उसमें क्या होगा, मेरी बैटिंग भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हुई। तो फिर उसके बाद अगर आप मेमोरी मुझसे पूछेंगे तो मेरे को याद है जब इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीती थी, तो उस टाइम हम सोसाइटी में नीचे खेल रहे थे, तो वहाँ मैंने सोसाइटी में कांच तोड़ दिया। तो कांच तोड़ा, आपको पता ही है फिर क्या है। कांच तोड़ने के बाद मेरी मदर एक स्कूल में टीचर थी, बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ से मैं पास आउट भी हूँ। तो वहाँ मेरी मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी। तो मम्मी को कंप्लेन गई कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे ने तो क्रिकेट का कीड़ा है उसके अंदर, वो तो सोसाइटी में कांच तोड़ रहा है। अच्छा, आप इसको प्लीज़ यहाँ पर एडमिशन दिला दीजिए, क्योंकि फिर सोसाइटी में तो लोग कांच वाँच तोड़ने के बाद इसको खेलने नहीं दे रहे। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि बच्चा कांच फोड़ रहा है और मम्मी एडमिशन दे के आई है। हमारी माँ ने तो घर पे बैठा दिया था, कोई जरूरत नहीं है, बुक खोल पढ़ाई कर। तो यार भाई लकी, मम्मी का सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि फैमिली वालों ने मेरे लिए बचपन से एक अलग मोटिव और अलग विजन रखा मेरे लिए कि ये जो हर्ष को जो भी लाइफ में करना है वो फुलफिल कर सकता है। चाहे मैं पढ़ाई में करना चाहता था, चाहे मैं स्पोर्ट्स में करना चाहता था। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए घर वालों ने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया कि हर्ष, या रिस्ट्रिक्शन किया कि हर्ष ये नहीं करना, हर्ष को ये करना है तो करना है। तो वो चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल था। अपने बड़े भाई का मेरा सपोर्ट था, मेरी मम्मी का सपोर्ट था, मेरे पापा का सपोर्ट था और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट था कि मैं इस स्टेज पे ये सब चीज़ कर पाया, क्योंकि उनके सैक्रिफाइसेस के वजह से मेरे को एक फ्रीडम मिली कि मैं अपने अपने गोल को अचीव कर सकूं। अभी आपने बीच में दिल्ली प्रीमियर लीग की बात की, सेमीफाइनल खेला था आपने, 18 बॉल 45, है ना? हाँ, ऐसा कुछ तो रन्स थे। जी। पहले तो ये बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है डीपीएल का, जो अभी तो बहुत सारे स्टेट्स में अपनी अपनी प्रीमियर लीग हो रही है। यूपी प्रीमियर लीग है, मुंबई में अलग होने वाली है, दिल्ली है। तो क्या था वहाँ का एक्सपीरियंस, क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत थैंक्स बोलूँगा। हमारे प्रेसिडेंट सर रोहन जेटली सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। ओके। और बीसीसीआई को भी थैंक्स करूँगा, क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हर एक स्टेट एसोसिएशंस को कि वो लाइव मैचेस में परफॉर्म करें, जिससे आईपीएल स्काउट्स उनको देख सके। तो उससे क्या होता है कि मेरे को लगता है कि कोई भी स्टेट एसोसिएशन की कोई लीग होती है तो आईपीएल के लिए भी एक प्लेयर के दरवाजे खुल जाते हैं और उसके साथ साथ स्टेट एसोसिएशन के भी दरवाजे उस प्लेयर के लिए खुल जाते हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं कि मैं दिल्ली के लिए कमबैक की तरह से मैं खेल रहा था, तो मेरे लिए डीपीएल में परफॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट था। और मेरे को याद है सीज़न से पहले मेरी हिम्मत सिंह से बात हुई थी, तो मैंने उसको बोला था कि मैंने कहा भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हमको ये टूर्नामेंट जीतना है। तो वो कैप्टन वही था, तो एक थॉट प्रोसेस हमारे 4-5 सीनियर प्लेयर्स का एक ही जैसा था कि हमें टूर्नामेंट जीतना चाहे कुछ भी हो जाए। तो ईस्ट दिल्ली राइडर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो दिल्ली प्रीमियर लीग का हमारा शुरुआत अच्छा रहा, हम सारे मैच जीतते गए, हम लोग का मोमेंटम बन गया, हम लोग एज अ यूनिट खेल रहे थे। मैंने 10 मैच में 16 विकेट ली, मोस्ट इकोनॉमिकल ऑफ द सीज़न रहा। और फिर आया सेमीफाइनल में हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम 100 पे 6 हो गए थे, हम 180 चेस कर रहे थे। 100 पे 6 और 18 ओवर का मैच था। 8 ओवर में अराउंड 5 ओवर्स में 70 रन चाहिए थे, ऐसा कुछ कैलकुलेशन था। तो उसके बाद मैं बैटिंग करने गया। मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पर हमारे जो टीम में थे वो हार मान चुके थे, इंक्लूडिंग हमारे स्टाफ। बट कोचेस, कैप्टन और 2-3 प्लेयर को ये था कि हर्ष जा रहा है बैटिंग में, क्योंकि मैंने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग नहीं करी थी। पर मुझे बिलीव था कि मैं यहाँ से मैच जिता सकता हूँ। अराउंड 9th मैच था हमारा वो सीज़न का, उसमें मेरी एक बार बैटिंग आई थी बस पूरे टूर्नामेंट में। तो मैं बैटिंग करने गया, मुझे बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ। तो वो बिलीव मैंने अपने अंदर रखा और वो बिलीव से वहाँ से हम मैच जीते। मैंने 45 रन नॉट आउट की इनिंग खेली, वहाँ से हम मैच जीते, मैन ऑफ द मैच बना। और फिर हम फाइनल में भी हम लोग ने साउथ दिल्ली को हराया। तो वो एक जर्नी हमारी दिल्ली प्रीमियर लीग की बहुत अच्छी थी। और एक मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली प्रीमियर लीग जैसा प्लेटफॉर्म हर एक प्लेयर, चाहे मेरे जैसा फर्स्ट क्लास प्लेयर हो या क्लब क्रिकेटर भी हो, क्लब क्रिकेटर जो लड़का बेचारा अभी नया खेल के ऊपर आना चाह रहा है, तो हर एक को अपने शोकेस करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने टैलेंट को। हाँ जी। दिल्ली टीम को लेकर ना कुछ ऐसे
बातें चलती रहती हैं, हाँ जी। तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि ये सुनाई दिया है कि दिल्ली टीम का एक अलग सेशन होता है स्लेजिंग प्रैक्टिस के लिए। हाँ ये फैक्ट है। दिल्ली के लड़कों की थोड़ी खड़ी बोली है। खड़ी बोली। खड़ी बोली, अगर हम लोग कुछ ऐसे बोलते हैं तो सामने वाले को शायद लगता है कि यार ये तो बड़ा रूडली बोल रहा है, बट वो हमारी इंटेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारी बोलने का तरीका ही वो है। तो हमें सेशन की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ बट होता है। तो पहले तो ये बताओ कि क्या डोमेस्टिक में दिल्ली ही ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा स्लेज करती है? ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है कि हर टीम का अपना अपना स्लेज करने का तरीका है। कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा स्लेज करती है? मैं बोलूंगा कि नॉर्थ की टीम ही सबसे ज्यादा करती है, नॉर्थ की कौन क्योंकि सी? नॉर्थ की आप लगा लो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आपस में ही थोड़ा कोई तो ज्यादा एक, रहते हैं। एक चूज कर लो, कोई भी एक जो सबसे ज्यादा करती है। मैं मानूंगा कि अगर फन वे में बोलो तो पंजाब, पंजाब। क्योंकि उनका बोलने का तरीका इतना लगता है कि मज़ा आता है। और साउथ इंडिया के जब मैचेस होते हैं हमारे साउथ इंडियन की टीम के साथ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम तमिलनाडु, केरला, तो ये लोग बहुत डिसिप्लिन में खेलते हैं, ऐसे स्लेज नहीं करते। क्या बात कर रहे हो? हाँ ऐसे स्लेज नहीं करते, ये आपको पिन पॉइंट करते रहेंगे कि ऐसे मार ले, पीछे से बोलेंगे ब्रो वन शॉट प्लीज, आई सॉ यू इन डीपीएल हिटिंग, प्लीज। हाँ प्लीज भी बोलते प्लीज हैं। भी बोलेंगे, रेस्पेक्ट करके, आपसे रेस्पेक्ट करके बात करेंगे ब्रो। सेकंड इज मैच से ज्यादा प्रैक्टिस में झगड़े होते हैं। फिर से झगड़े वाली बात आ गई। ये हमारी ऑडियंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। नहीं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा झगड़े नहीं होते, नहीं होते मैच। हाँ तो ये फिक्शन ही है, क्योंकि एक कंपटीशन की भावना ज़्यादा है, मेरे को लगता है। हाँ। तीसरी चीज, दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा यही सुनाई देता है कि भाई विराट भी यहीं से आया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सुनाई देता है, क्योंकि वो सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अरे वाह। क्योंकि विराट भैया अगर कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। वो यहाँ से जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, या कोई भी प्लेयर है वो भी जा सकता है। आईपीएल की जर्नी कैसी है आपकी? आईपीएल में तो चलो होता है कि कभी सोल्ड, कभी अनसोल्ड, कभी नाम आता ही नहीं है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, बट फिर भी आप आईपीएल का पार्ट रहे हो। एज अ नेट बॉलर आप दुबई गए थे। बिल्कुल। क्या था एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब ये था कि 2020 का टाइम है, जब लॉकडाउन लगा था, तब उस टाइम कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी। तो थैंक्स टू दिल्ली कैपिटल्स, उन्होंने सिर्फ 7 बॉलर्स लेके गए थे उस टाइम को। कैसे अप्रोच किया था आपको उन्होंने पहले? उन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी, फिर जो उनका मैनेजमेंट था उनमें वीडियोस देखी थी, ट्रायल वायल कुछ भी नहीं? नहीं, ट्रायल वायल उस टाइम कुछ नहीं था, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो सब लिमिटेड ऑप्शंस लेके जाना चाह रहे थे अपने साथ। तो उस टाइम विजय दहिया सर थे, और उस टाइम रिकी पॉन्टिंग थे, और मोहम्मद कैफ सर थे, ये सब उस टाइम मैनेजमेंट में थे। तो उन्होंने 7 बॉलर्स लेके गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम प्रदीप सांगवान भैया गए थे हमारे साथ। तो वो एज अ हमें नेट बॉलर नहीं, एज अ बैकअप लेके गए थे कि अगर कोई भी प्लेयर ऊपर नीचे होता है तो हमको किसी को 14 डेज क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, हम तुम में से किसी को ले लेंगे। वो जो टीम थी दिल्ली कैपिटल्स की, और जो एग्जैक्टली वो जो मैनेजमेंट था, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। क्योंकि वो जो टीम थी जिसमें पृथ्वी शॉ हो गया, शिखर भैया हो गए, अजिंक्य रहाणे भैया हो गए, अय्यर हो गया, ऋषभ भाई हो गए, ठीक है, फिर स्टोइनिस एंड हेटमायर आपका 6 और 7 नंबर पे, इतनी लंबी बैटिंग, फिर अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, फिर उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर रबाडा, नॉर्किया, ईशान भैया। तो इतने टैक साइड, और सारे इतने हम्बल इंसान, और इतना मज़ा आता था उन सबके साथ खेलने में और सीखने में, एवरीडे नेट सेशन में। और हमारी सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि बायो बबल की वजह से हम लोग एक गेमिंग रूम में रहते थे। तो वो उस गेमिंग रूम में क्या रहता था कि आप अपना गेम्स खेल रहे हो, पूल टेबल पे कार्ड्स खेल रहे हो, प्ले स्टेशन खेल रहे हो। तो क्या अगर बायो बबल नहीं रहता तो सब अपने अपने काम पे या बाहर रहते, आउट ऑफ रूम्स रहते, सिटी में घूम रहे होते। बट वो बबल की वजह से क्या है, सब गेट टुगेदर होता था, मैच के बाद भी वहीं, मैच से पहले भी वहीं। अभी मैं एक सेगमेंट लाया हूँ आपके लिए, जहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा। तो कुछ कहानी है या मेमोरी है आपकी इन फोटोज से रिलेटेड, तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला फोटो है हर्ष भाई विद स्पाइडी। हाँ जी, तो बिल्कुल ये मेरे को अभी तक याद है। हम 2021 में जो हमारा सेकंड फेज हुआ था दुबई में, तो उस टाइम की बात है, हम एक गेम खेल रहे थे
जिसमें हम लोग को डायरेक्ट हिट थ्रो करना था। तो उसमें रिकी पॉन्टिंग ने क्या किया था कि उन्होंने 2 कैप्टन्स बनाए थे और दोनों नेट बॉलर थे, एक मैं था अरे और एक और लड़का था। तो हम दोनों कैप्टन थे, तो हमको टीम चूज करनी थी। तो मेरे को टीम चूज करनी थी, तो मैंने सबसे पहले ऋषभ भाई को अपनी टीम में कर लिया था। तो सब यहाँ पर हंस रहे थे कि कैप्टन को अपनी टीम में कर लिया। तो वो चीज बहुत अच्छी थी और सब हंस गए थे उस मोमेंट में। तो फिर उसके बाद हम टीम सेलेक्ट कर रहे थे और हम वो मैच जीते थे, वो स्टंप्स पे हिट करने वाला। सेकंड फोटो है ये, द लेजेंड, द गोट। यस। ये इनके बारे में तो आपने इतना लंबा कैप्शन भी लिखा है, ये पोस्ट पे मैंने देखा था। बिल्कुल। कैसा था दिन? मैं इनसे मिला था, वो दिन मेरे को अभी तक याद है क्योंकि उस टाइम ये बॉम्बे में थे। तो मैं इनसे मिला था, तो इनका एक शूट था। मेरे जो बड़े भाई हैं स्पर्श, वो इनको मैनेज करते हैं। अच्छा। उनके थ्रू मैं इनसे मिला था, इनको थोड़ा सा टाइम दिया इन्होंने मेरे को। और फिर इनसे मेरी काफ़ी बात हुई। तो मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं था, मैं आके ऐसे चुपचाप बैठ गया। मैंने कहा हेलो भैया कैसे हो आप? कह रहे इतना मायूस सा चेहरा क्यों बना रखा है तुमने? मैंने कहा भैया मायूस नहीं है, मेरे को थोड़ा लग रहा है कि आप इतने बड़े लेजेंड प्लेयर हो। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा हंसी मजाक कर भाई मेरे साथ। तो इन्होंने मेरे को इतना कंफर्टेबल फील कराया ना थोड़ी देर में कि मैं इनसे फिर एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन में इनके साथ हंसी मजाक जोक चल रहे थे हमारे आपस में। तो वो चीज़ इन्होंने मेरे को बहुत सिखाई कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमेशा हंसते रहो, हमेशा हंसते रहो। जो चीज़ लिखी है वो होके ही रहेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस स्टोरी आल्सो। नेक्स्ट फोटो है ये, वही बबल वाली फोटो। यस बबल वाली फोटो। कौन है सबसे ज्यादा फीफा में अच्छा, आपकी श्रेयस? ऑब्वियसली श्रेयस भाई। अरे मुझे लगा बोलोगे मैं तो नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं, मैं तो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल प्लेयर कहूँगा क्योंकि बट हाँ जिनसे वो कम्पीट करते थे वो सिर्फ मेरे को मैसेज करके बुलाते थे, हर्ष कहाँ है आप, तू खेल, क्योंकि मैं बाकियों से बेटर खेलता था। अच्छा। बट वो इतना अच्छा खेलते थे फील्ड पे भी और प्ले स्टेशन पे भी कि मतलब लगता था कि वो प्ले स्टेशन में भी शायद खेल रहे हैं। इतने इन्वॉल्व होकर खेलते थे और इतने डोमिनेट होकर मैच जीतते थे वो। और वही चीज़ वो शायद उनके वो बैटिंग में भी दिखाता है, जैसे वो डोमिनेट करते हैं और जैसे वो खेलते हैं एकदम फ्री माइंड से। एकदम फ्री माइंड बिल्कुल। इतना फ्री माइंड प्लेयर मैंने नहीं देखा, इतना चिल आदमी, इतना फ्री माइंड। मतलब हर क्रिकेटर क्या होता है स्ट्रेस लेता है कि यार ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे क्या। ये बहुत स्ट्रेस फ्री रहता है, क्या मैं इतना स्ट्रेस लेता ही नहीं, इसलिए आईपीएल चैंपियन है ना। बिल्कुल अलग स्ट्रेस फ्री आदमी है बिल्कुल। जादू दिखाया इन्होंने कुछ? मैजिशियन है ना? मैजिशियन है। कुछ जादू दिखाया इन्होंने, जादू दिखाया है। वो कार्ड से कोई ऐसा पत्ता आप इमेजिन कर लो, वो ऐसा पत्ता आके रख देंगे वो और उसकी ट्रिक किसी को नहीं बताएंगे। तो ऐसी चीजें करते हैं तो अच्छा लगता है। अरे वाह, दिल्ली कैपिटल्स के वो दिन। यस। अच्छा, एक और सेगमेंट में लाया हूँ आपके लिए। हाँ जी। इसमें आप दिल्ली टीम और दिल्ली कैपिटल्स, इसमें किसी का भी नाम ले सकते हो। अच्छा ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा, अगर ऐसा कोई प्लेयर है आपके जान में तो मुझे बता देना। बिल्कुल ठीक है। तो गिव मी अ नेम जो दिल्ली का सबसे हार्डवर्किंग प्लेयर है, डोमेस्टिक या कैपिटल्स, जब आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया। आई थिंक इसमें मैं अपना नाम भी ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हो। तो मैं अपने आप को मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर इन द रूम बोलूँगा, क्योंकि मैं अपने आप से किसी को ऊपर नहीं मानूंगा अगर हार्ड वर्किंग की बात आती है तो। अरे वाह। नेट प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा सीरियसली कौन रहता है? एकदम सीरियस 3 घंटे बैटिंग। सो बेसिकली हम लोग दिल्ली कैपिटल्स के नेट सेशंस में जब देखते थे तो अजिंक्य रहाणे भैया को देखते थे। उनके वर्क एथिक्स आई थिंक अनमैचेबल है। सो मैं उनको लुक आफ्टर करता हूँ, उनके वर्क एथिक्स को देखता हूँ कि जैसे उनका प्रोसेस है। आई थिंक उस टाइम उनका फेस वैसा नहीं चल रहा था, फिर जब वो सीएसके के लिए खेले तो वो उनकी पुराने सालों की मेहनत थी जो उनको सीएसके में उनको रिवॉर्ड दिया जब उन्होंने बैटिंग करी। अब उनके बैट पे जो मीट होती है बॉल, वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि उनका जो पास्ट में उन्होंने मेहनत करी जो हमने आंखों से देखी है, तो वो बहुत अच्छा लगा देख के। सबसे चिल आउट बंदा तो अगर आप बोलो दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम में तो आयुष गोविंदी है कैप्टन हमारे, कि कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, क्या है अपना बैटिंग करता है चिल बिल्कुल,
उनको देख के लगता नहीं इतने लंबे लंबे छक्के मार देंगे। बिल्कुल, पर हाथ में बहुत ताकत है उसके, वो छक्का मारता है तो बैट स्विंग इतना तेज है ना कि बिल्कुल बॉल बाहर ही जाती है फिर, पर मजा आता है उसके साथ खेलने में। सबसे ज्यादा फिटनेस फ्रीक कौन है? जिम पे ज्यादा ही टाइम, एकदम डाइट कट टू कट, यार ये तो नहीं खाना है, इतने बजे ये खाना है, ऐसा कोई? ये तो मैंने रणजी ट्रॉफी के मैच में विराट भैया को ही देखा था अभी रिसेंटली, वो डाइट से लेके हर चीज अभी भी? अभी भी। सबसे बड़ा प्रैंकस्टर ऐसा कोई जो प्रैंक खींचता है लोगों की, खींचने में मजा आता है उसको। तो प्रैंक तो नहीं, बट एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा। क्या था कि हम लोग पूल में फुटबॉल का वॉली सेशन खेल रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग सब पूल में गए, कई प्लेयर्स ने ऑप्ट आउट कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। तो ऋषभ भाई गए, बाहर गए, सबको उठा उठा के पूल में डाल रहे हैं एक एक करके, सारे आदमी पूल में, इंक्लूडिंग ट्रेनर, ये वो सारे पूल में थे थोड़ी देर बाद। तो वो एक बहुत अच्छा सेशन था कि फन भी हो गया और टीम बॉन्डिंग भी हो गया। वाह। अच्छा, ये बात सच है कि दिल्ली के लिए डोमेस्टिक खेलना उतना ही डिफिकल्ट है जितना इंडिया के लिए डेब्यू करना? मैंने सुना है कहीं पे। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आप दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हो, इनफैक्ट मुंबई को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप आधा इंडिया के क्लोजर हो जाते हो। पर दिल्ली मतलब पॉलिटिक्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो नेपोटिज्म हमको बॉलीवुड में दिखता है, लेकिन क्रिकेट में भी तो होता होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है एंटरटेनमेंट का अभी। मैं ये कहूँगा सिफारिश वाले काम मैंने सुना चलते हैं कुछ। कभी ऐसा हुआ है कि इन चीज़ों की वजह से कोई टैलेंट फिसल गया हो कि टैलेंटेड बंदा था यार? बिल्कुल, मैं डिसएग्री नहीं करूँगा इस चीज़ में, और मैं टोटली एग्री भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ क्रिकेट एंड ऑफ द डे स्किल बेस्ड गेम है। ठीक है, पॉलिटिक्स आती है, हर स्टेट एसोसिएशन में आती है, हर जगह आती है, पॉलिटिक्स होती है, कभी किसी प्लेयर के साथ अच्छा नहीं होता। बट अगर एज अ प्लेयर आपको अपने में विश्वास हो कि मैं, मेरी स्किल पे विश्वास हो कि मैं कर सकता हूँ, तो वो उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। और अब बात रही नेपोटिज्म का कि वो दिखता है, मैं मानता हूँ कि क्रिकेट में भी चीज़ें दिखती हैं। आपने अगर किसी को सिफारिश से आईपीएल भी खिलाया, उसने बैटिंग में आउट हो गया, कैच छोड़ दिया, रन खा लिए, और वो सिफारिश से आया था, शायद अच्छा भी हो सकता है सिफारिश से, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि अच्छे प्लेयर का भी होता है थोड़ा सा बैकिंग। बट आपको चीज़ें टीवी पे भी दिख रही है, दिल्ली प्रीमियर लीग टीवी पे आ रही है, रणजी ट्रॉफी टीवी पे आ रही है, और इसके साथ साथ अब आईपीएल भी टीवी पे आता ही है, सब देखते ही हैं। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिख रहा है सबको दिख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो क्रिकेट में भी अब वो चीज़ हो गई है, मान रहा हूँ, थोड़े ये सब चीज़ें चलती हैं थोड़ी बहुत हद तक। बट कोई इंसिडेंट आपने देखा हो किसी प्लेयर के लिए लगा हो आपको, या पता नहीं क्या आपके साथ ही कुछ हुआ हो, कुछ भी? ये मैं तो मानता हूँ ये सब चीज़ तो पार्ट ऑफ जर्नी है हर एक एथलीट की। वो उसको क्लब क्रिकेट में भी फील होती है, मेरे साथ भी होती थी कि भाई नहीं, इसकी जगह इसको खिला दो क्योंकि इसके पापा वो हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। तो कैसे टैकल किया फिर ये चीज़ को? इसमें टैकल खुद ही किया ना, क्योंकि वो फिर वो पापा के नाम पे चौड़ करके वहीं बैठा हुआ है। मेरे को अपने में दम था, मैंने पापा को कभी अपने फील्ड में नहीं एंटर करने दिया। मैंने कहा आप मत आना कभी। तो अपने आप से लड़ाई है, अपने आप को पहले बेटर कर लो। ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली तुम अगर बेस्ट हो जाओगे तो क्या पता वो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो, नहीं यार ये लड़के को खिलाओ, ये लड़का बढ़िया है। जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली के लिए खेलना बहुत कठिन है डोमेस्टिक में, लेकिन अब हम देखते हैं कि दिल्ली बहुत सैचुरेटेड होती जा रही है। दिल्ली से प्लेयर्स बाहर जाके खेल रहे हैं। प्राइम एग्जांपल नीतीश राणा, दिल्ली से खेलते थे, यूपी जाके खेल रहे हैं अभी। देखिए वो सबका पर्सनल डिसीजन है, और अगर मैं बोलूँ तो मैं भी रेलवे से दिल्ली आया हूँ। हर एक प्लेयर को अपने करियर के बारे में पता होता है कि मेरा करियर किधर जा रहा है, किधर मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, किधर मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ी भी थी जो कहते हैं कि इंसान को सही समय पे सही जगह पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मनी कितना फैक्टर प्ले करता है ये डिसीजंस में?
सो बेसिकली मेरे को लगता है हर एक क्रिकेटर की या लाइफ में हर एक इंसान की नीड है मनी। तो मैं ये मानता हूँ कि पैसा क्रिकेट में है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप पैसा कमा रहे हो बट उसको अपने प्रोफेशनलिज्म में नहीं यूज़ कर रहे, तो शायद वो एक सोचने वाली चीज़ है। कोई ऐसा डोमेस्टिक प्लेयर या आपका कोई नोन जो आईपीएल खेला हो, पैसों की चकाचौंध में गेम से दूर ही चला गया हो? नहीं, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक रेज किया है कि आईपीएल खेलने के बाद या अंडर 19 इंडिया खेलने के बाद एक स्टारडम मिल जाता है हर एक प्लेयर को, जो कि मैं फील करता हूँ, जैसे मैं खुद भी था कि उसमें एक फील करता हूँ कि आसपास के लोग आपको सीधा, आपको ये नहीं पता चलता कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका अच्छा नहीं सोचता। बहुत सही पॉइंट बोले। तो उस टाइम सब आपके लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो उस टाइम, आप चढ़ते सूरज को सब सलाम करेंगे। तो वो चीज़ मेरे को बहुत फील होता है कि वो जो स्टारडम मिल जाता है ना, फिर उसके बाद वो क्रिकेटर अपनी प्रैक्टिसेस से कॉम्प्रोमाइज़, अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़, अपने जो वो रूटीन वो करता आता था वो उससे कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि उसको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो यहाँ तक वो एक स्टारडम आने के बाद शायद कहीं ना कहीं 1% भूल जाता है एक क्रिकेटर, जब क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। मैंने काफ़ी क्रिकेटर्स देखे हैं, ऐसा हुआ है कि एक साल आईपीएल में बिके हैं, उसके बाद अगले साल उनको देख रहे हैं वो रेंज रोवर में घूम रहे हैं या फिर मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, उनको वो स्टारडम अलग ही लग रहा है कि मैं तो अब ऐसे ही रहूँगा, यही मेरा रॉब है। बट क्रिकेट है ना, आपको सब कुछ सिखा देती है। उसको फिर वो चीज़ उसने क्रिकेट ने ऐसी सिखाई कि एक टाइम ऐसा आ गया कि बैट पे बॉल नहीं लग रही। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमारा फोकस जो होना चाहिए 22 यार्ड्स में होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप अपना टाइम निकाल के आए, आपने इतना टाइम दिया, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। एंड आई होप आप जल्दी मुझे ब्लू जर्सी में नजर आओ। हाँ जी, हाँ जी। आईपीएल की किसी टीम के लिए उनको आखिरी बॉल पे मैच जिता दो, मैं तो बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर से आना आरसीजे स्पोर्ट्स पे, 100%। हम फिर से बात करेंगे। आपकी और कहानियां जानने के लिए मैं और बेताब हूँ। हाँ जी। जाने से पहले रॉबेर की तरफ से कुछ सनग्लासेस। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? आपका फेवरेट सेगमेंट हमें कमेंट करके जरूर बताना, और भूलना मत पॉडकास्ट को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हम और भी ऐसे गेस्ट आपके लिए लाते रहें। मिलता हूं आपके साथ फिर अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।